गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए अच्छी। तो अभी तक जो हम लोग सेट लगा रहे हैं, आप लोगों ने घर पे रिवीजन किया है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो मतलब सर से ऊपर जा रहा था? नहीं लगा तो बहुत बढ़िया है, आप लोग मतलब परिचित हैं क्वेश्चन से। जो नहीं परिचित है वो भी परिचित कराया जा रहा है आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी ये फील हो रहा है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है जिसको आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। वैसा ही क्वेश्चन है जो आप लोगों के पेपर में आता है, स्पेशली लेखपाल के पेपर में, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है तो हम लोगों को ये बात पता है कि किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया जा रहा है, बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो आइए हम लोग फिर अपने अगले इस सीरीज के अगले सेट पे जाते हैं। तो अगले सेट पे फिर हम लोग लेखपाल के लिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आइए। तो आज हम लोग अपने सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? अपने सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। हम लोगों के आज का जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन पॉलिटी से ही है। हम आपको बताए थे कि जो हम लोगों का सेट होगा वो सेट कैसा होगा? मिसलेनियस होगा। मतलब इसमें ना तो कोई हिस्ट्री का एक सेट होगा, ना कोई ज्योग्राफी का एक सेट होगा, न इन्वायरमेंट से होगा, न इकोलॉजी से होगा, न इकोनॉमी से होगा, न पॉलिटी से होगा, न साइंस से होगा, बल्कि कैसा होगा? इवन न हिंदी से होगा। कैसा होगा? मिसलेनियस होगा, ताकि आपकी आईक्यू भी बढ़ते रहे और हम उस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तैयार हो पाए, क्योंकि एग्जाम में भी कोई एक सब्जेक्ट से तो आता नहीं है, सभी सब्जेक्ट का कंबाइंड होता है। तो हम लोग पढ़ाई भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, सेट भी वैसा ही लगा रहे हैं, ताकि हम लोगों को एग्जाम हॉल ही समझ में आए, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रह पाए। तो ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व, मौलिक कर्तव्य और चुनाव आयोग। तो इसमें सही उत्तर है उत्तर सी, अर्थात मौलिक कर्तव्य से। अब आते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। मौलिक कर्तव्य इसे 42वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल गया। ये बात भी हम आपको पिछले क्लास, सभी क्लास में बताता हूं कि जो हम लोगों का क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में अपने को पाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो मूल संविधान बना था आजादी के समय 47 में, उस समय क्या था? जब 50 में लागू हुआ था संविधान हमारा, तो उस समय मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, मतलब ड्यूटीज नहीं थे उसमें। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति, ये बहुत फैक्ट क्वेश्चन है और हर बार पूछता ही है, इंपॉर्टेंट भी है ये, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक के, आईएएस तक के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के द्वारा, किस समिति के रिकमेंड पे जोड़ा गया था। मतलब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, बाद में शिक्षा का मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, तो इस तरह 11 हो गए। यह रूस के संविधान से प्रेरित है, अर्थात ये भी पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है या प्रेरित है? तो ये किससे प्रेरित है? रूस के संविधान से। तत्कालीन उस समय यूएसएसआर था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन बन गए? 51A मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है पहला क्वेश्चन। किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। कब? तो 1976 में। किस समिति के सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। और यह किस देश से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ऑप्शन है केन उपनिषद, बी है मुंडक उपनिषद, सी है कठ उपनिषद और डी है ईशावास्य उपनिषद। तो आपका सही उत्तर है बी, मतलब कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब ही होता है कि सत्य की विजय होती है।
असत्य चाहे जितना मजबूत हो लेकिन वो पराजित होगा, और सत्य चाहे जितना भी कमजोर हो लेकिन वो अंत में विजय उसी की होती है। तो सत्य की विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह नेशनल एम्बलम के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, इसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। तो इसमें भी आप देखें कई क्वेश्चन बन गए। किस उपनिषद से है? तो मुंडक उपनिषद से है। इसका मतलब क्या होता है? यह भारत के किस राज्य चिन्ह से है? तो बता दिए, अगर राज्य चिन्ह से लिया गया है, नेशनल एम्बलम से लिया गया, किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और ये किसके सारनाथ के स्तंभ से? तो अशोक के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। अगला क्वेश्चन, इस सेट का तीसरा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? डीपेस्ट लेक, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील और विक्टोरिया झील। तो आपका सही उत्तर है सी, बैकाल झील। ठीक है, अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। बैकाल झील कहां स्थित है? रूस में स्थित है। यह रूस के साइबेरियन क्षेत्र में स्थित है। इसकी गहराई लगभग कितना है? 1642 मीटर है। यह न केवल सबसे गहरी है, न केवल सबसे गहरी झील है, बल्कि आयतन के हिसाब से भी दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस सेट का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पीलिया ज्वाइंटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो पीलिया होता है, ज्वाइंटिस होता है, आप देखेंगे ज्यादातर लोग पीलिया होता है, ज्वाइंटिस हो जाता है, तो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए हृदय, बी है फेफड़े, सी है यकृत लीवर और डी है गुर्दे। तो सही उत्तर है सी, यकृत को यह प्रभावित करता है, मतलब लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया होता क्या होता है? लीवर कमजोर हो जाता है, कोई भी चीज पचता ही नहीं है, जो भी आप खाते हैं क्या हो जाता है? वेस्ट बाहर और निकल जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि यकृत को प्रभावित करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, पीलिया में रक्त में बिलुबिरिन नामक पित्त रंजक का स्तर बढ़ जाता है। पीलिया जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें उसके शरीर में बिलुबिरिन नामक पित्त जो होता है रंजक, उसकी मात्रा बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है। इससे त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको याद होना चाहिए, जो पाचन और विषाक्त पदार्थों को निकालने का काम करती है। ठीक है, यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है। ये क्या करती है? पाचन क्रिया में सहायक होती है, और जो वेस्ट होते हैं शरीर के खराब पदार्थ, उन्हें शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो यकृत को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, अभी इसके पहले साइंस से था। इस सेट की खासियत यही है कि इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अकबरनामा की रचना किसने किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बीरबल, फैजी, अबुल फजल और तोडरमल। तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल, मतलब सी। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अब व्याख्या देखते हैं। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों, अब आपको याद होगा या जानकारी होगी या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे। 9 रत्न मतलब कोई सोना चांदी गहने नहीं थे, 9 विद्वान लोगों को रखा था, उसी को नाम दिया गया था 9 रत्न। वो अपने अलग अलग, कोई इकोनॉमी का विद्वान था, कोई पॉलिटी का विद्वान था, कोई प्रशासन का विद्वान था, कोई अच्छा मंत्री था, कोई घुड़सवारी का, मतलब इस तरह के 9 रत्न थे उनके पास। उन्हीं में से एक रत्न थे अबुल फजल। तो अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबरनामा अकबर के शासन काल का आधिकारिक इतिहास है। अकबरनामा क्या है? अकबरनामा में यह बताया गया कि अकबर के समय का शासन कैसा था, उनका प्रशासन कैसा था, किस तरह से वो शासन करते थे, किस तरह से अपने प्रशासन को चलाते थे, अच्छे ढंग से राज्य को स्थापित करते थे। ये सब कुछ वर्णित है किसमें? अकबरनामा में। ठीक है, इसका तीसरा भाग किसका? अकबरनामा का। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने ए अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या?
भारत में स्वर्ण क्रांति, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, श्वेत क्रांति देखे थे, पिछले वाले सेट में हम लोग श्वेत क्रांति देखे थे, ठीक है। इसमें क्या है, भारत में स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, बागवानी और शहद से, मछली उत्पादन से और दलहन उत्पादन से। सही उत्तर है बागवानी उत्पादन से, मतलब बागवानी और शहद से, यह स्वर्ण क्रांति है। व्याख्या देखते हैं, यह 1991 से 2003 के बीच की अवधि को माना जाता है। किसकी? स्वर्ण क्रांति को। इसका मुख्य फोकस शहद उत्पादन और बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना था। इसके जनक निरपख तुतेज, इनका नाम याद रखिएगा, माने जाते हैं इसके जनक। जैसे उसमें क्या था, कुरियन साहब थे, तो इसमें तुतेज साहब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर साइंस है, देखिए पढ़ते हैं हम लोग इसको। मनुष्य की लार जो सालिवा होती है में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन बताएगा? बताओ दिव्या, कौन बताएगा इसको? श्रुति, हाँ मनीष, हाँ बताओ बताओ, कौन सा? टाइलिन, गुड, वेरी गुड। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन क्या है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और रेनिन। देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही उसका उत्तर है टाइलिन, सी। व्याख्या देखते हैं, टाइलिन पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। सीधी सी बात, जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारी जो पहली प्राथमिकता है उस खाने को पचाना है, और वो पाचन कहाँ शुरू होती है? हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो लार में मौजूद टाइलिन साल्विया एमिलेसी जो होते हैं एंजाइम, भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देते हैं, और यही पाचन की प्रक्रिया है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखें, ये अक्सर इसमें हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इरविन उस समय कौन थे? वायसराय थे भारत के। गांधी जी तो स्वतंत्रता सेनानी थे ही, तो दोनों लोगों में एक समझौता हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था? वही क्वेश्चन है। ऑप्शन 1930, बी है 1931, सी है 1932, डी है 1935। तो सही उत्तर है 1931, मतलब कि ऑप्शन बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। यह 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, समझौता हुआ था। इसी समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। अर्थात जो 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसको 1931 में गांधी जी ने इस समझौते के बाद स्थगित कर दिया, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन को जाने को तैयार हो गए। मतलब दो चीजें हो गई इस समझौते में। पहला चीज वायसराय के मानना पड़ा, पहला क्या मानना पड़ा कि भाई पहली बात तो यह है कि जब आप समझौता कर रहे हैं तो इस समझौते के बाद क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप रोक देंगे जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा था। और दूसरा क्या करेंगे, गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में लंदन में हो रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसमें भाग लेना पड़ेगा। गांधी जी दोनों बात के लिए राजी हो गए, और इसीलिए इसको बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कई बार दिवस से भी क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। तो सही उत्तर है इसका 5 जून, अर्थात ए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। पहली बार घोषणा कब की गई थी? 1972 में। कब? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी में यह घोषणा की गई कि अब हर साल
विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे क्योंकि पर्यावरण की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। हालांकि उसका बहुत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है, लेकिन लोग जागरूक जरूर हुए के द्वारा घोषणा की गई थी और पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1972, और बाद में पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह उसका सभापति होता है। आर्टिकल ये 64 में दिया गया है। उन्हें वेतन भी उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 64 को भी आप लोग देख सकते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने, ठीक है, इस तरह आज हम लोगों ने अपने 10 क्वेश्चन इस सेट में लगाए और 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि जब आप कल हमसे मिलेंगे तो ये क्वेश्चन तैयार भी करके आप लोग आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते जाएं और आप पढ़ते जाएं, बुक तैयार होते जाए और उसका बाद में कोई इंपॉर्टेंस न रह जाए। तो बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी कर रहा हूं, कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उन्हें आप घर से रिवीजन करके जरूर आइए। 10 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आसानी से 10 मिनट का काम है, 10 बार आप देखेंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, थैंक यू।